सो द नेक्स्ट पार्ट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आप वो सारे पार्ट्स पढ़ोगे जिसमें कुछ ऐसी ऑर्गेनलीज हैं जो कि मिलजुल के काम कर रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरी तीसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इनके फंक्शन मिले जुले हैं, इसलिए हमने इनको एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर रख दिया। दूसरी बात, सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन्स बनाई हुई इन्होंने सेल के अंदर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। चलो क्या क्या एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ लेते हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसके अंदर सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आएगा आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर आएगा आपका लाइसोसोम्स एंड देन वी विल कॉल इट एज वैक्यूल, राइट। इनके फंक्शन जो है, सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते या इन ऑर्गेनेल्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, इसलिए हमने उसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं रखा, ठीक है। सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे देख भी सकते हो कि सीधा न्यूक्लियस के साथ ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी बात हम यहां देखें, इस तरह से मेम्ब्रेन्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है बेटा? मेम्ब्रेन्स बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो तरह का मिलेगा। एक तो है स्मूथ, क्या है? स्मूथ। और दूसरा मैं न्यूक्लियस से थोड़ा दूर देखूं तो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन्स ही है, समझो ध्यान से, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगी, एक तो जो बाहर का है, एक जो इसके अंदर आ गया है, ठीक है, क्योंकि फैला होता है पूरे सेल के अंदर। अंदर ल्यूमिनल, बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, राइट। दूसरी बात, जहां पे राइबोसोम्स अटैच होंगे, जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होंगे, उसको बोलेंगे रफ, अपीयरेंस उसकी होगी रफ। लेकिन जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं है उसको आप क्या बोलोगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के फंक्शन अलग है। राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन्स, तो RER का काम है प्रोटीन्स को बनाना। किसका क्या काम है? प्रोटीन्स को बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड्स को। किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा? लिपिड्स को, ठीक है जी। एक प्रोटीन बनाता है और दूसरा क्या बनाएगा? लिपिड्स को। ये सारा हमारा इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लिपिड्स को बनाता है और लिपिड्स कैसे हैं? लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन हमें बोलना चाहिए। यहाँ पे हार्मोन्स हैं जिसमें लिपिड भरा होता है, लिपिड से ही बने होते हैं स्टीरॉयड्स, उसको की फॉर्मेशन SCR से होती है, क्लियर। नेक्स्ट इज गोल्गी apparatus। देखो मैंने पहले ही बोला था, जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑर्गेनेलीज आएंगी उनका काम कोऑर्डिनेट होगा। ER ने लिपिड फॉर्मेशन यानी कि स्टेरॉइड्स फॉर्मेशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन किया। अब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन की नीड होती है। बन तो यहां आ रहा है, अब हो सकता है किसी और पार्ट में सेल की जरूरत हो, किसी और फॉर्म में जरूरत हो, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो ये मॉडिफिकेशन, प्रोटीन के साथ शुगर जोड़ दो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड जोड़ दिया लिपोप्रोटीन, इस तरह से ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के साथ हमने ग्लूकोज जोड़ दिया। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पैकेजिंग है, ठीक है, मॉडिफाई किया, उसके पैकेट्स बनेंगे, इसके वेसिकल्स बनेंगे और इनको जहां पे जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये तीनों काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कौन करता है? गोल्गी apparatus, राइट। चलो गोल्गी apparatus पढ़ते हैं। कैमिलो गोल्गी ने 1898 के अंदर पहली बार इनको ऑब्जर्व किया था। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस के आसपास, राइट। और बाद में इसका नाम रख दिया गोल्गी बॉडीज ऑन द नेम ऑफ कैमिलो गोल्गी, क्लियर। इसमें फ्लैट, डिस्क शेप या सिस्टरने मिल जाते हैं आपको। देखो फ्लैट भी है, डिस्क शेप भी आपको मिल जाएगा और सिस्टरने भी है, ठीक है। दो सरफेस इनके होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स सरफेस। एक फॉर्मिंग फेज, एक मैच्योरिंग फेज, राइट। अपोजिट साइड से फेजेस होंगे, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हैं। वेराइड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अलग अलग तरह के अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टरने प्रेजेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द सेल फंक्शन, क्लियर। गोल्गी सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट है ये? न्यूक्लियस के पास। डिस्टिंक्ट कन्वेक्स और कनकेव फेज। सिस फेज को आप बोलते हो फॉर्मिंग फेज, जो अभी बन रहा है। कनकेव फेज जो है बन चुका है और अब वो मैच्योर हो चुका है। तो दो फेजेस इसके होते हैं। गोल्गी apparatus का काम मैं तुम्हें बता चुकी हूं वैसे, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, राइट। इसके अलावा देखो पैकेजिंग जब करेगा
तो वो कई बार एंजाइम्स को भी पैक कर देता है। तो एंजाइम फिल्ड बैग को आप बोल दोगे लाइसोसोम। क्या बोल दोगे? लाइसोसोम। इसी से कई बार ये खाली थैलियों को पैक कर देता है। दे आर नोन एज वैक्यूल्स। तो दो पार्ट आगे वाले यही है, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। गोल्गी एपरेटस ने ही उनको फॉर्म किया एक तरह से। सो गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पहला फंक्शन बेटा आ गया यहाँ पे, मैंने सिंपल फॉर्म में आपको बता दिया। पैकेजिंग, डिलीवर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ईआर, फ्यूज विद द सिस फेज, सिस फेज से फ्यूज हो जाएंगे और मूव करेंगे मैच्योरिंग फेज की तरफ। फॉर्मिंग फेज से निकलेंगे और कहां से निकल जाएंगे फिर? मैच्योरिंग फेज से। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो समझो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एमआरएनए बनता है। ठीक है, वो ट्रेवल करेगा न्यूक्लियस के बाहर, उसको मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे प्रोटीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन का पैक होना है तो उसके पास क्या है? गोल्गी एपरेटस। साथ साथ है ना, ये इनका साथ साथ है ना, जरूरी है एक सेल की फंक्शनिंग के लिए। ओके, गोल्गी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मॉडिफिकेशन भी यहीं पे हो रही है। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया, कुछ ना याद रहे तो तीन चीजें याद रखो, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, व्हाटएवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्मिंग। इसके अलावा लाइसोसोम को फॉर्म करना। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स। These are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging। जब पैकेजिंग होती है गोल्गी एपरेटस में तो कुछ एंजाइम से फिल कर देता है वो। These enzyme filled bags are lysosomes। इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in all types of, क्या होगा इसके अंदर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलेजेस बोल सकते हैं, जैसे कि लाइपेजेस जो लिपिड को ब्रेक डाउन कर सके, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर सके। तो ये एक्टिव रहते हैं किस पे? एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच कब होगी? समझो ध्यान से। लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग बोलते हैं। सोसाइटल बैग हमने क्यों बोला? जब भी एक सेल का कोई पार्ट या सेल खुद खराब हो जाता है, रप्चर कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, तो एसिडिक पीएच हो जाती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से लाइसोसोम विल बर्स्ट एंड द एक्शन ऑफ द एंजाइम विल बी देयर। राइट, ये या तो उस ऑर्गेनेली को एंगल्फ कर जाएगा, ठीक है, या जो भी डैमेज कर रहा है या डैमेज पार्ट है उसको लाइसोसोम एंगल्फ कर जाता है। लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग बोल सकते हैं। लाइसोसोम को हम क्लीनिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि डैमेज चीजों को ये खा जा रहा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है बेटा वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर पानी भरा हो सकता है, खाली सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट हो सकते हैं जो एक सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो ये वैक्यूल्स हैं। एक प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल है, क्यों? क्या उसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है? नो, वैक्यूल से ही काम चलाना पड़ेगा। हार्मफुल वेस्ट उसी में इकट्ठा होता रहेगा, तभी एक बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल में चाहिए हमें। चलो, द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन है बेटा वैक्यूल के अंदर, एंड दैट सिंगल मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई मोर देन और अप टू 90% ऑफ द सेल स्पेस। सेल का 90% हिस्सा किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? वैक्यूल ने। राइट, प्लांट्स के अंदर टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लो टू हाई चला जाता है, कुछ आयंस लो टू हाई वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, टोनोप्लास्ट ये ऐसा करने देती है। थिन मेम्ब्रेन है, उसमें से इजिली पास हो सकते हैं। Hence their concentration gradient is significantly higher in vacuole। क्वेश्चन आ जाए, नीट में अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस किसमें ज्यादा, वैक्यूल में ज्यादा कि बाहर ज्यादा? वैक्यूल में ज्यादा। लो टू हाई चले जाते हैं आयंस तो उसमें तो ज्यादा रहेंगे ही हमेशा। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एक ऐसा वैक्यूल जिसने फोड़ लिया, डाइजेशन किया और फिर वो वैक्यूल खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया। तो अमीबा के अंदर कैसा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या करता है ये? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोलैरिटी बना के रखेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा वहां पे। कुछ सेल्स के अंदर जैसे कि प्रोटिस्टा की बात करूं, फूड वैक्यूल्स बनते हैं। फूड को एंगल्फ करना हो तो पहले इन्हीं के अंदर स्टोर होंगे, फिर वहां से एसिमिलेशन या उस फूड पार्टिकल को जहां भी जाना होगा वो हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? डन। So this is all about the endomembranous system, right? In the next part we will cover mitochondria.